हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक चैप्टर नंबर सिस्टम। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर, कॉमन चैप्टर है जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, इवन बीएड इंट्रेंस एग्जाम, टेट, सुपर टेट, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ये कॉमन है। ठीक है, आज शुरू करेंगे हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इकाई का अंक निकालना होता है, जीरोस निकालना होता है। तो आज हम पहले बेसिक चीज जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए संख्याएं शुरू जो होती हैं वो एक्चुअली क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, वो संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 यानी कि इनफाइनाइट तक होती है, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका एक और नाम होता है हिंदू अरबिक। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि जो है हिंदू अरबिक नंबर कौन से हैं, जो है आपको एवरेज निकालिए 1 to 50 कौन सी हैं, आपसे पूछ दिया गया हिंदू अरबिक। तो हिंदू अरबिक आपको पता ही नहीं कौन सी होती हैं, तो ये जानिए कि जो नेचुरल नंबर है उसी को बोलते हैं हिंदू अरबिक। ठीक है, और इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जो है नंबर कैसे शुरू होते हैं 1 2 3, तो इस संख्या का नाम क्या होता है, काउंटिंग नंबर भी होता है। अच्छा, इसके साथ साथ देख लीजिए हम सम संख्या भी देख लेते हैं। ठीक है ना, फिर हम आगे संख्या की बात करेंगे। देखिए सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती है, 2 से डिविजिबल है, तो उस संख्या को क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, विषम सम संख्या, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर होता है। ठीक है, अच्छा फिर होता है आपका ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या जिसे बोलते हैं, यानी वो संख्याएं जो 2 से जो है ना कटे, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल संख्या के बाद जो है आती है हमारी, अगर इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि इसमें जीरो डाल दिया जाए, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इस संख्या को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इसके नोटेशन होता है W। ठीक, तो सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी, 0 होती है, और सबसे ग्रेटेस्ट नहीं पता, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर हम इसमें निगेटिव नंबर डाल दें, यानी कि 0 1 2 3, ये तो हमारे पॉजिटिव है, 0 है, अब इसमें -1 -2 -3 ये डाल दिया जाए, तो ये संख्या का एक पर्टिकुलर नाम है पूर्णांक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है ना, और ये z या तो I से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना, ऐसी संख्या जो P/Q फॉर्म में लिखी जा सके, ऐसी संख्या जो P/Q फॉर्म में लिखी जा सके, जहां पे Q जो है 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, और P और Q जो है दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमने कोई संख्या ले ली, मान लिया 6/7। ठीक, क्या ये जो है रेशनल नंबर है, या इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, हिंदी भी लिखते चल रहे हैं। ठीक है, तो 6/7 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा बात करते हैं 8/3। तो 8/3 भी परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे P/Q फॉर्म में, जहां नीचे वाला क्या है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 की इक्वल नहीं, यानी हर जो है 0 की इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर हम सिंपल 5 ले लें, तो 5 क्या है, 5 के नीचे अगर हम 1 लिख दें, तो 1 भी तो एक संख्या है, 5 को 5/1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 क्या है, एक संख्या है, तो 1 यहाँ देखिए फुलफिल कर रहा है डेफिनेशन को, P/Q फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, देखिए P/Q फॉर्म में, जहां जो है डिनोमिनेटर यानी Q की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। अच्छा, और P और Q दोनों इंटीजर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो परिमेय संख्या है एक्चुअली पूर्णांक वाली भी परिमेय संख्या है, और ये है जो है पूर्ण संख्या वाली जो है ये भी परिमेय संख्या। क्यों, ये सारी संख्याओं को आप 1 लगा के लिख सकते हैं, यानी कि P/Q फॉर्म में,
नेचुरल नंबर ले लें, सबको जो है 1 लगा दें तो p अपन, यानी कहने का मतलब ये परिमेय संख्या क्या है, ये सभी संख्याओं में सबसे बड़ी है। एक क्वेश्चन है, मान लिया अगर हमने लिख दिया √3 और पूछा जाए कि ये आपसे क्या परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए √3 को अगर किसी को बच्चे ने कहा कि √3 है तो √3 के नीचे सर 1 लगा दीजिए, आप लगा सकते हैं, नो डाउट ये p/q फॉर्म में दिख रही है, बट द कंडीशन इज, देखिए p/q में जहां q जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके ये सही है यहाँ तक। लेकिन देखिए p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, जबकि यहाँ 1 तो इंटीजर है, √3 के बारे में अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। √3 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है, जबकि 1 क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के लिए वो संख्याएं जो p/q फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल ना हो, और दूसरा p और q दोनों ही इंटीजर है, तभी वो संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जबकि √3/1 में √3 क्या, अपरिमेय संख्या, इस वजह से इसे परिमेय संख्या में नहीं लिया गया। ठीक है, परिमेय संख्या को हम अगर डिवाइड करते हैं तो परिमेय संख्या की खासियत होती है, जैसे मान लिया हमने डिवाइड किया 1/2, अगर आप डिवाइड करेंगे 0.5, ठीक है ये आ गया। अच्छा 1/3 को जब डिवाइड करेंगे आएगा 0.333, ठीक। यानी परिमेय संख्या की यह खासियत होती है, जब आप डिवाइड करते हैं उनको, यानी दशमलव रूप में लिखते हैं, या तो वो पूरी तरह से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, या तो रिकरिंग करता है, यानी रिपीट करता रहता है बार बार। देखिए 3 3 3 3 ऐसी संख्याएं होती है। तो कहने का मतलब कि अब हम बात कर लेते हैं इसी यही लगे कि आप जो है इसमें संख्याओं को 2 रूप में लिख सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और फिर होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्योंकि हम इसी से फिर हम जो है अपरिमेय संख्या में भी आ जाएगा, तो पहले हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती क्या है। देखिएगा टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होती है, वो संख्या है जो शांत हो, क्या हो, शांत हो। तो शांत संख्याएं वो होती हैं जिसको हम डिवाइड करें, वो 1 प्लेस 2 प्लेस या 3 प्लेस के बाद एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी दशमलव में आ जाए। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमने ये डिवाइड किया था 1/2 को, तो आ गया 0.5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लिया हम इसको डिवाइड करते हैं 2/5 को तो 0.4, ठीक है। अगर हम मान लिया इसको डिवाइड करते हैं 1/8 को तो यह आ जाएगा 0.125। ये 3 प्लेस के बाद भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, तो यानी क्या है, ये शांत है। ठीक, अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं 1/3। 1/3 डिवाइड करोगे 0.333, ये रिपीट कर रही है। ठीक है, इसमें 2 तरह की आ जाती है। इसमें 2 तरह कौन सी आती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, देखिएगा इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग बोलते हैं, या इसी को रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ये दोनों में है क्या, देखिए एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, यानी वो परिमेय संख्याएं जो दशमलव रूप में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाती है, तो वो टर्मिनेटिंग होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग में अभी बताए हैं 1/3 हो गया 0.333, इसको हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं, 0.3 बार लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी कोई संख्या हो सकती है 0.434343 ऐसे हो सकता है, तो ये क्या है 0.43 पे बार हो गया। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो आपका ये रिपीट नहीं करती है, ये डिवाइड अगर करने पर रिपीट नहीं करती है, तो वो संख्याएं जो है p/q फॉर्म में ही नहीं मिलती है। जैसे ऐसे कोई हमने संख्या लिया 0.100, कोई भी पैटर्न नहीं हो इसका, यानी कि संख्याएं क्या हमारी रिपीट नहीं कर रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली संख्याएं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये p/q फॉर्म में होती है, यानी कि इसमें जब डिवाइड आप करते हो तो नंबर क्या करते हैं, वो आपके रिपीट करते हैं, या तो 2 नंबर रिपीट करेगा या तो 1 करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका रेशनल में आएगा,
यानी कि परिमेय संख्या में आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या में। तो कहने का मतलब संख्याओं को हम दो तरह से भी कर सकते हैं, एक हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है पूरी तरीके से, दशमलव के रूप में होता है। तो ये तो परिमेय होती ही होती है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें नंबर डिवाइड करने पे वो बार बार जो है रिपीट होते हैं, जो है 2 कहीं रिपीट हो गया, कहीं 3 रिपीट हो गया, कहीं 2 डिजिट भी रिपीट हो गए, तो ये सब जो है ये भी क्या होते हैं? हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, क्योंकि इस पे जो नंबर होते हैं इस पे कोई पैटर्न नहीं होता है कि जो है 2 3 रिपीट करे या 1 1 1 रिपीट करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है। अच्छा देखिएगा, टर्मिनेटिंग जो संख्याएं होती हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उस संख्याएं को देख के कह लें कि यह टर्मिनेटिंग वाली है, शांत वाली है या अशांत वाली है? जैसे मान लिया हमने लिख दिया 1/16, ठीक है, हमने लिख दिया 1/27, हमने लिख दिया 3/83। अब ये नंबर्स को जो है जब हम लोग डिवाइड करेंगे तभी पता कर पाएंगे ना कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। अब टर्मिनेटिंग की क्या पहचान होगी कि आप डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लेस या 3 प्लेस के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम जो है एक लॉन्ग डिवीजन जो मेथड जानते आ रहे हैं उसी से करेंगे? हाँ, यस, हमारे पास एक तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको ये दिख रहा है डिनोमिनेटर, हर का फैक्टर कर लेना यहाँ पर ऐसे। ठीक है। तो जब करेंगे तो आप आएगा ये 2 के पावर 4 आ जाएगा। सही है। तो याद रखना है आपको, हम देखें यहाँ लिख दे रहे हैं नोट में कि जो संख्याएं का जो है डिनोमिनेटर यानी हर बोले या इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर वो 2 के पावर m एंड 5 के पावर n, जहां m और n जो है पावर्स हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर है। ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर में आ जाएगा, निगेटिव नहीं, होल नंबर बोल सकते हैं, mn होता है। तो अगर इस फॉर्मेट में दिख जाएगा कहीं भी तो वो संख्याएं हमारी टर्मिनेटिंग होंगी। यानी कि आप लिख लीजिए नोट में कि जो है डिनोमिनेटर हमारा ये फॉर्मेट में है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग वाली होगी, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत होगी। ठीक है ना, शांत, इसको शांति मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा देखें ये 1/16 क्या मतलब टर्मिनेटिंग है कि नहीं? तो देखिएगा 2 के पावर 4 सही है, लेकिन आप कहेंगे सर 2 के पावर m और 5 के पावर n पावर होनी चाहिए। तो देखिए इसको लिख दीजिए 5 के पावर 0। मैंने बताया ना m और n जो होने चाहिए वो एक्चुअली 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये वही फॉर्मेट है, यानी कि ये क्या है, हमारे टर्मिनेटिंग है। तो विदाउट डिवीजन हमने क्या चेक कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अच्छा इसकी बात करते हैं, इसको भी यही काम करें। ये तो 3 के पावर 3 आ गया, ये तो वो फॉर्मेट ही नहीं है। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, ये रिपीट करेगा, है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। अच्छा 83 तो हमारा कैसा नंबर है, ये तो क्या है, आवाज संख्या है। तो 83 को तो 83 रहने देंगे, 3/83। तो ये फॉर्मेट तो दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और भी कुछ नंबर्स देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा। सपोज करिए हमने लिख दिया 81/625। अब ये बड़ा नंबर है, इसमें पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या कहें, हम कहें कि ऐसे आप ये नॉर्मल मेथड से जो कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन से, ऐसे आपको नहीं करना है, ये तो काफी लंबा हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस 81 और 625 का आप ये निकाल लीजिए, 1 2 5, 5 से 25, फिर ये। ठीक। तो यानी कि 6 to 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। 5 के पावर 4 लिख दिया तो आप कहेंगे कि सर ये टर्मिनेटिंग के लिए 2 के पावर भी होना चाहिए। तो देखिए ये 2 के पावर 0 लगा दे, कोई दिक्कत, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। वो फॉर्मेट हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग के लिए या तो हर 2 के पावर में हो, या तो सिर्फ 5 के पावर में हो, या दोनों के पावर में हो। ठीक है। क्योंकि एक पे पावर पे है और एक पे नहीं भी है तो 0 लगा के उस तरह का बना सकते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया
3/100। तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन समझाने के लिए 2 के ऊपर 2, 5 के पावर 2। देखिए वो फॉर्मेट मिल जा रहा है हमको, यानी ये जो है टर्मिनेटिंग है। अगर कोई संख्या ऐसी मिल गई, 24 मिल गया, 41/24, तो 41/2 के पावर 3 और ये 3। तो देखिए 2 के पावर में तो है, साथ साथ दूसरा भी पावर क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो ये संख्याएं जो है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग आ गई। ठीक है, अपरिमेय संख्या देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली संख्या क्या होती थी, अपरिमेय संख्या होती थी। तो अपरिमेय संख्या है क्या, ऐसी संख्या जो P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। जैसे हमारी √2, ठीक है, √5, ठीक है, पाई, ठीक, ये सारी संख्याएं जो जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी अपरिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पाई एक ऐसा है, पाई की वैल्यू जो होती है एक्चुअली होती है 22/7। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। देखिए पाई की एक्चुअली वैल्यू जो होती है 3.14 समथिंग डॉट डॉट, वो जो है एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में लगाते समय जब जो है हम लोग मेंसुरेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे 22/7 ले लिया जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जबकि पाई की वैल्यू जो है बहुत बड़ी है, जो कि क्या है, अपरिमेय, वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि पाई जो है क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। वो तो जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 22/7 जो है लिया जाता है, क्योंकि उसी की अप्रोक्सीमेट आती है कि, लेकिन ये पाई जो है 3.14 समथिंग जो है चलती रहती है। तो ये जो है आपकी अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लिया, अब उसी के अंदर जो है पूर्णांक है, ये सारी चीजें होती थी। अब देखिएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं हम रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली जो है वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या। यानी हम पूछे √2 परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, √3 जो है वास्तविक संख्या है, 2 -2 ये सारी की सारी जो है वास्तविक संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, हमारी वास्तविक संख्या हुई। क्या वास्तविक संख्या से भी बड़ी कोई संख्या होती है, हाँ होती है, वो होती है समृद्ध संख्या। और समृद्ध संख्या जो होती है वो a+ib रूप में होती है, जहां पे a वाला पार्ट होता है वास्तविक भाग होता है, इसमें क्या होता है, वास्तविक भाग, और ये वाला क्या होता है, हमारा काल्पनिक भाग होता है। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक भाग है ये, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट है। ठीक है, देखिए ये समृद्ध संख्या का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। जैसे मान लिया हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, x² = 1, तो x की वैल्यू एक्चुअली आती है +-1, कोई नो डाउट, लेकिन x² +1 = 0 है, इसको सॉल्व करते हैं, तो x² = -1, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट में -1। ठीक है, तो यही अंडर रूट -1 की वैल्यू जो है डिफाइन नहीं है, क्योंकि हम इसको निकाल ही नहीं सकते हैं। अब जैसे किसी से पूछा जाए x = अंडर रूट में 9, तो कोई बच्चा कहेगा सर इसकी वैल्यू -3 आएगी, ये सरासर गलत है, पूरी वैल्यू गलत है। x की वैल्यू अगर अंडर रूट में -9 है तो उसकी वैल्यू -3 कभी आ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती है, देखिए रूट में हम जानते हैं, रूट में होता क्या है कि पेयर बनता है, अगर -9 को हम लिखे तो -3 × 3, ठीक है, तो क्या है, देखिए एक माइनस में है, एक 3 है, तो क्या इसका पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अंडर रूट 9 लिखा रहता है तो अंडर रूट 9 को जो है हम 3 × 3 या तो -3 × -3 भी लिख सकते हैं। तो इसी वजह से जब रूट में वैल्यू होती है तो या तो हम 3 निकालते हैं, ये दोनों निकालते हैं, यानी कि हमको कंफर्म नहीं होता, इसी वजह से कहते हैं +-3। ठीक है, अगर अंडर रूट 1 है तो कहते हैं +-1, अंडर रूट 4 है तो +-, लेकिन अगर अंडर रूट में -4 है तो वो वैल्यू अभी तक हम पढ़े ही नहीं है।
ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये क्या है अंडर रूट -1। तो इसको यूलर ने इस परेशानी को दूर करने के लिए इसकी वैल्यू का नाम दे दिया, यानी कि हम जो है कह सकते हैं कि अंडर रूट -1 की वैल्यू को आई, इसे क्या कहते हैं, आयोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। अब इसकी वैल्यू को उन्होंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको जो है अंडर रूट -9 की वैल्यू पूछें कितनी होगी, तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं -1 और इंटू 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट -1 की वैल्यू तो बता दिया गया क्या होती है, आई होती है, और ये हो जाएगी +-3, तो कहने का मतलब ये फाइनल वैल्यू आएगी +-3 आई आ जाएगी। अब यानी कि हमसे पूछा जाए 16 की वैल्यू, तो ये +-4 आई हो जाएगी। क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें वैल्यू जो है -√1 की वैल्यू को डिफाइन कर दिया गया, इसको आई बोलने लगे। यानी समृद्ध संख्याएं जो होती हैं, दो पार्ट होता है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। ये काल्पनिक भाग आया कहाँ से, मैंने बताया ना कि अंडर रूट -9 की वैल्यू क्या होती है, 3i होती है। अंडर रूट -25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5i आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कहीं आ गया तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर दोनों का मिक्सअप है, जैसे सपोज करिए एक संख्या हमने लिखा 3 + 4i, ये समृद्ध संख्या है। ये क्या है, समृद्ध संख्याएं हैं, क्योंकि ये दोनों इसमें देखिए वास्तविक भाग भी है और काल्पनिक भाग है। आई का मतलब इमेजिनरी, इसी वजह से आई लिया गया है, ठीक है। अगर मान लिया हम 6 लिख दें, तो 6 का मतलब ये हो जाएगा, यानी कि एक चीज बताएं, देखो z इक्वल टू होता है a + ib, तो इस संख्या को हम समृद्ध संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या देखिए ये है, अगर यहाँ पे b 0 हो जाए तो z की वैल्यू a हो जाती है, तो यही क्या हो जाती है, प्योर रियल नंबर। और प्योर रियल नंबर ही हम देखते आ रहे हैं अभी तक, यही जानिए। क्योंकि जैसे मान लिया हमने लिखा है, हमने देखा है 3 देखा है, √2 देखा है, -4 देखा है, तो कहीं भी मान लिया √2 देखा है, 3 देखा है, 2/7 देखा है, तो एक्चुअली इसमें इमेजिनरी पार्ट कभी होता ही नहीं है, तो हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं। इसको 0 × i लिख दें, इसको 0 × i लिख दें, इसको 0 × i लिख दें, ठीक है ना। तो अगर b जो है 0 आ जाएगी, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाए, तो z की वैल्यू a आ जाएगी, यानी यह प्योर रियल हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो z की वैल्यू क्या आएगी, i भी आ जाएगी, यानी ये प्योर इमेजिनरी पार्ट है, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि इसमें सिर्फ जो है ऐसी संख्या होंगी, 3i होगी, 4i होगी। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बन सकते हैं छोटे। देखिए अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर। इसका और भी एक नाम है, ऋण संख्या भी बोलते हैं, ऋण संख्या, या इसी का नाम होता है प्राथमिक संख्या भी होता है, प्राथमिक संख्या, ठीक है, अलग अलग नाम, ठीक। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 ले लिया, 2 को काटने वाला, यानी गुणनखंड मतलब उसको काटने वाला एक 1 है, एक 2 है। 3 को काटने वाला, डिवाइड करने वाला 1 है, 3 है। 9 को काटने वाला 1 है, 3 है, 9 है, सही है। अच्छा, अगर हम 4 को कहें, 4 को काटने वाला 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर इंग्लिश बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक। तो अब देखिए 2 के जो है केवल और केवल 2 जो है गुणनखंड है, तो ये जो है हमारी अभाज्य संख्या। 3 के जो है 2 गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन 9 एक ऐसा है जिसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे 2 से ज्यादा 3 ही हो, 2 से ज्यादा 4, 5 भी मिल जाए, उससे नहीं मतलब है, लेकिन 2 से ज्यादा फैक्टर होने पे इस संख्या को बोलते हैं हम लोग क्या, भाज्य संख्या। जैसे 4, 9, ठीक है, 10, 12, ये सारी संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अच्छा, ऋण संख्या या भाज्य संख्या में सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, यानी कि एकमात्र एक ऐसा नंबर 2 है जो क्या है, सम संख्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितने भी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, एक्चुअली वो विषम होती हैं, अभाज्य संख्या। तो एक बस है 2, बाकी देखिए 3,
फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर जो है 11, फिर 13, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो कुछ संख्याएं देखिए आप लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 50 के बीच, 1 से लेकर 100 के बीच। तो 1 से लेकर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 1 से लेकर 50 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्या होती है, वो 15 होती है। और 1 से 100 के बीच कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, अच्छा 1 से 25 के बीच में कितनी होती है, 9 होती है। और 25 से 50 के बीच कितनी होती है आपकी, 6 होती है। तो 9 6 15 हो गई। ठीक है ना। 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, 46। ठीक, तो ये जो है आप डायरेक्ट जो है ऐसे याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, अच्छा तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आ गई। ठीक, तो देखिए एक संख्या बच जाती है 1, बाकी संख्या सारी आ जाएगी। ठीक है ना, सारी की संख्या ऐसी होंगी, या 2 फैक्टर होंगे या 2 से ज्यादा फैक्टर, लेकिन 1 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ जो है 1 होता है। इसका फैक्टर मतलब गुणनखंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये बताइए, जब इसका गुणनखंड 1 है तो ये भाज्य की परिभाषा में भी नहीं आता है, ना ही अभाज्य की परिभाषा में आता है। तो इस वजह से 1 जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये याद रखना है। 1 जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका कभी कभी जो है आपको एग्जाम में दिख जाएगा, विशिष्ट संख्या बोलते हैं या स्पेशल नंबर बोलते हैं या यूनिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक, जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो देखिएगा को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो पेयर जिनका एचसीएफ, ऐसे दो जोड़े जिनका एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा बोलते हैं जिसे हम, वो क्या हो, सिर्फ 1 हो। जैसे ए और बी का जो है अगर मासा जो है 1 आ जाए तो ये दोनों जो होंगे सहभाज्य संख्या होगी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई अभाज्य वर्ड आ गया है, तो अभाज्य का मतलब क्या वो संख्याएं जो है दोनों अभाज्य होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए पेयर में रहेगा, जैसे 2 और 3 लिखा हमने, ठीक, 4 और 9 लिखा, ठीक है, और हमने लिखा 16 और 25। देखिएगा 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ये सहभाज्य है। ये तो सहभाज्य है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों जो है हमेशा अभाज्य ही रहेगी। इन दोनों को काटने वाला देखिए, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। 4 और 9 को बताइए कौन सा नंबर जो दोनों को काट देता है, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे एक साथ। तो यानी कि ये भी अब जो है सहभाज्य संख्या, ये भी सहभाज्य संख्या। 16 और 25, 16 भी भाज्य संख्या है, 25 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 16 और 25 जब ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं तो उनको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो 16 25 क्या है, सहभाज्य संख्या, क्योंकि 16 और 25 को काटने वाला कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो दोनों को काट। द्विअंतरी प्राथमिक संख्या जुड़वा, जिसे अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम बोलते हैं, ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका अंतर जो है 2 होता है, तो ऐसी संख्या को हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे हम मान लिया 3 और 5 ले लिया पेयर में, तो इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है, 2 का है। 5 और 7 ले लें, 5 और 7 दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का अंतर 2 है। 17 और 19 ले लें, ये क्या है, हमारा ट्विन प्राइम है। अगर हम मान ले रहे हैं 2 और 7 ले लें, दोनों ही अभाज्य हैं, लेकिन ये क्या है, हमारी ट्विन प्राइम नहीं है। कौन कौन है, ये है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं रामानुजन संख्या। रामानुजन, तो रामानुजन संख्या क्या होती है, रामानुजन संख्या वो होती है जो दो संख्याओं के घनों के रूप में लिख सकती है। जैसे मान लिया 1729 है, 1729 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब और 9 का क्यूब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और अगर 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1729 आएगा। तो ये संख्या, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं हम, रामानुजन संख्या होती है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं निरपेक्ष संख्या क्या होती है, निरपेक्ष मान जिसे निकालते हैं, निरपेक्ष मान, या इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, देखिए कोई संख्या अगर ऐसे निरपेक्ष मान निकालना है तो -3 है, मॉड बोलते हैं जिसे, तो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा। अगर ये -6 है तो भी 6 देगा, अगर 0 है तो 0 देगा,
3 है तो 3 देगा। कहने का मतलब अगर कोई वैल्यू 0 है तो 0 आ रही है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव तो आती है। जैसे मान लीजिए 3 अगर मॉड में है तो ये जो है 3 आएगा, लेकिन अगर -3 है तो भी जो है आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। देखिए जातीय मान और जो है स्थानीय मान, फेस वैल्यू जिसे हम जातीय मान बोलते हैं, और एक होता है हमारा स्थानीय मान, ठीक है ना, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू जिसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू। जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी हुई है 482, तो इसमें 4 का जो है जातीय मान या जो है फेस वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, 4 ही होती है। 8 की क्या होती है, 8 ही होती है। 2 की क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, यानी उसके फेस को बता रहा है वो क्या है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या हो जाएगा, अगर 482 का हम पूछें स्थानीय मान, तो 2 का लिखेंगे 2 × 1, वो इकाई के स्थान पे है, पोजीशन बता रहा है उसकी। अच्छा, ये क्या है आपका 8 × 10, यानी कि दहाई के अंक पे है, देखिए 80। फिर इसके बाद 4 का जो स्थानीय मान होगा 4 × 100, यानी क्या हो जाएगा 400। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 482 तो पढ़ते हैं, 482 पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे ये क्या बताता है, इसकी जो है प्लेस वैल्यू को बता रहा है, सॉरी हाँ, स्थानीय मान को बता रहा है कि ये स्थानीय मान कितना है। तो आप लोगों को जो है आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें। थैंक यू।